हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एडवेंट्स ऑफ द यूरोपियंस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो यूरोपीय देश थे वो हमारे भारत में कैसे आए, जो यूरोपीय देश थे उनके आने का क्रम हमारे भारत में क्या है, यूरोपीय देश हमारे भारत में क्यों आ रहे थे, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसके आगे देखते हैं हम वो कौन कौन से ऐसे यूरोपीय देश थे जो हमारे भारत में आए थे। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका था कि ये सारे यूरोपीय देश हैं जो हमारे भारत में इस तरीके से यहाँ वाले रूट से भारत में प्रवेश करने लगे थे। दोस्तों, इससे पहले अगर हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हमने देखा होगा कि ये हमारे यहाँ जो भारत में व्यापार था वो इस तरह से होता था, जैसे यूरोपीय देश हमारे भारत में व्यापार करते थे तो इस रास्ते से करते थे। लेकिन बाद में तुर्की एक देश बना। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक तुर्की देश है। देखिए, ये तुर्की जब देश बना तो इसने ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ के रास्ते सारे बंद हो गए और उसके बाद समुद्र के रास्ते से हमारे भारत में व्यापार होने लगा। यूरोप के लोग हमारे भारत में समुद्र के रास्ते से व्यापार करने लगे। इसके बाद हमने और भी देखा था इससे पहले, यहाँ चाइना में जो व्यापार होता था, यहाँ पर एक सिल्क रूट हमें मिलता है। सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री में। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो चीन से रेशम आता था वो हमारे भारत में होता हुआ फिर जो है यूरोप की तरफ जाता था। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा व्यापार का एक रूट दिखाई देता है। लेकिन अब ये मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा कि बहुत सारे देशों ने इस तरीके से ये वाला रास्ता खोज लिया था, तो ये समुद्र के रास्ते से हमारे यहाँ व्यापार करने लगे थे। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। मैंने बता दिया था आपको कौन कौन सी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ स्थापित की गई थी लोगों के द्वारा। तो यहाँ से एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो इस तरीके से पुर्तगाली लोग हमारे भारत में आए, इंग्लिश लोग हमारे भारत में आने लगे। और कौन सी डेट्स में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की थी, ये देखिए सब मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसको बता दिया था, तो हम लोग ज़्यादा अपना समय स्पेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचों के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो डच कहाँ के निवासी थे, सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर यूरोप में एक देश है नीदरलैंड या हॉलैंड। तो हॉलैंड जो देश है दोस्तों, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच के नाम से जाना जाता है। तो 1602 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी और उसके बाद ये हमारे भारत में आए थे। सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे, कोरोमंडल तट पर पहुँचे थे। तो दोस्तों, अगर हम कोरोमंडल तट को समझेंगे तो यहाँ पर एक भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, छोटा सा मैप यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसको एक सिंबॉलिक मैप हम बना के समझेंगे तो हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये एक भारत का मैप है। और कोरोमंडल तट दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला जो तट है इसको हमने मालाबार तट का नाम दिया। और इसके बाद जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला तट है, ये वाला देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, बहुत डार्क इसको कर रहा हूँ। ये वाला जो तट है इसको हमने कोरोमंडल तट का नाम दिया। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं दोनों तरफ मालाबार तट के ऊपर और कोरोमंडल तट के ऊपर दोनों तरफ यूरोपीय देशों ने अपना विस्तार कर रखा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि कोरोमंडल तट पर यूरोपीय देश क्यों अपना अधिकार करना चाहते थे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं ये सारे एरियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने देखा कि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ पर अपनी सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। उसके बाद कोरोमंडल तट के ऊपर डच लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की और अंग्रेज हमारे पूरे भारत में घूमते रहे। धीरे धीरे करके उन्होंने कोरोमंडल और मालाबार तट से लेकर और बंगाल तक अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये था कि यहाँ पर और सारे देश हैं, जैसे यहाँ पर चाइना है। अगर चाइना से इनको व्यापार करना होता था तो ये एक कोस्टल एरिया है, यहाँ से होते हुए ये लोग आसानी से चाइना में व्यापार कर सकते थे। तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भारत के दोनों तरफ स्थापित की थी। तो यहाँ से हम लोग समझ गए होंगे कि दोनों तरफ अंग्रेज और विदेशी जो यूरोपीय देश थे वो हमारे भारत में क्यों आए, उन्होंने दोनों समुद्र तटों पर अपना अधिकार क्यों किया। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने सबसे पहले कोरोमंडल तट, देखिए ईस्ट कोस्ट लिखा है, ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी क्षेत्र। तो इससे पहले मैंने जो भारत का मैप बनाया था, जो कोरोमंडल तट समझाया था, वो पूर्वी क्षेत्र है और उसके दूसरी तरफ हमारा वो पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पुलिकट उड़ीसा में एक जगह है। उसके बाद बंगाल को आप लोग जानते ही होंगे, हमारी बहुत दिन तक राजधानी भी रही है कोलकाता।
उसके बाद हुगली, हुगली भी बंगाल का ही एक क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे नागापट्टनम, तो ये सब कोरोमंडल वाले क्षेत्र हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से और देख लेते हैं, कई सारे और देश हैं जो हमारे भारत में आए थे, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से। ये भी बंगाल के आसपास तक ही सीमित रह गए। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोस्तों जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे बाद में हमारे देश में आई थी, लेकिन इनको किसके द्वारा हराया गया था? अंग्रेजों के द्वारा हराया गया था। कौन से वो युद्ध थे जिसमें इनकी हार हुई थी, इससे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, डच के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द एस्टेब्लिश्ड इन 1602, तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके आगे चलते हैं, दे सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मुसलीपट्टम इन 1605, तो 1605 ईस्वी में इन्होंने एक मुसलीपट्टम जगह थी, मुसलीपट्टम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित की थी। तो मुसलीपट्टम जो है वो तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र है, इसको आप लोग याद रखोगे। इसके आगे चलते हैं, देयर अदर फैक्ट्रीज वर, यहाँ पर वर होगा, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये वियर नहीं होगा, वर होगा, WERE। तो इन्होंने जो और फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी वो पुलिकाट, पुलिकाट का मतलब उड़ीसा, चिंसुरा, पटना, बालासोर, बालासोर ये सब, बालासोर भी उड़ीसा में ही है। तो ये वो वाला क्षेत्र है जहाँ पर हम अभी आपको समझा रहे थे कोरोमंडल तट का जो स्थान है वो वाला, तो बालासोर भी उड़ीसा के पास में ही है। उसके बाद आप देखेंगे कोचीन, कोचीन, सूरत, ये सूरत वाला जो क्षेत्र है वो गुजरात का क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये कासिम बाजार वाला क्षेत्र है, ये बंगाल का क्षेत्र है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि डचों ने भी भारत के दोनों तरफ, यहाँ से एक बार हम लोग भारत का मैप, साउथ इंडिया वाला मैप दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा सूरत, तो सूरत जो है वो गुजरात वाला क्षेत्र है। उसके बाद कोचीन पढ़ा, कोचीन यहाँ पर कर्नाटक के आसपास वाला क्षेत्र है। अभी उसके बाद नागापट्टनम तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र है। कासिम बाजार, देखिए मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ, कासिम बाजार जो है वो बंगाल वाला क्षेत्र है। उसके बाद पटना, थोड़ा सा अंदर जाएंगे हम लोग, बिहार की राजधानी पटना है। बालासोर उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं चारों तरफ इन्होंने भारत के जो समुद्री क्षेत्र है उस पर चारों तरफ इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। फैक्ट्री स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य यही था दोस्तों कि ये लोग जब यूरोप से आते थे तो अपना यहाँ पर फैक्ट्री बना के रखते थे, अपना सारा सामान इन फैक्ट्रियों में रखते थे, और जहाँ पर इनको व्यापार करना होता था, जिस देश को जितना सामान की ज़रूरत थी वो इन फैक्ट्रियों से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया करते थे। अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये ईस्ट वाला क्षेत्र है, ईस्ट का मीन्स पूरब, और ये पश्चिम, और ऊपर नॉर्थ है, और ये साउथ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये जितने भी यूरोपीय देश हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना अधिकार किया, सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ बनाई हैं वो समुद्र के किनारे ही बनाई हैं, और मैदानी क्षेत्र पर इन्होंने ज़्यादा कुछ अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई। उसके पीछे हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर ये जानेंगे कि समुद्र वाले कोस्टल एरिया पे तो इन्होंने अपना शासन धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र थे, जैसे यहाँ पर मैसूर है, उसके आगे हम देखेंगे पंजाब, उसके आगे हम देखेंगे बिहार, बंगाल के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शासक थे जिनमें ये जो इंग्लैंड वाले और फ्रांस वाले लोग अपना हस्तक्षेप करने लगे थे। जब यहाँ पर जब हस्तक्षेप होने लगा, इंटरफेयर होने लगा, तो यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो निजाम थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, 4-4, 5-5 युद्ध लड़े हैं। उनको एक एक करके हमें हिस्ट्री में पढ़ना है कौन कौन से वो युद्ध हैं। कर्नाटक मैसूर युद्ध, कर्नाटक के आसपास में कई सारे युद्ध हुए। उसके बाद हमें पढ़ना है पंजाब से युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का। उसके बाद हमें बंगाल में बहुत सारे युद्ध देखने को मिलते हैं बंगाल के नवाब के साथ। तो ये सारा जो है वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कंपनियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। डच को पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक और समझ लेते हैं। डच जो है ज़्यादा समय तक हमारे भारत में नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देख लिया था, पहले पुर्तगाली लोग हमारे भारत में थे, उसके बाद इंग्लैंड के लोग जब भारत में आए तो इन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ से खाली कर दिया। तो डच हमारे समय में ज़्यादा नहीं रुक पाए, और डचों ने अपना जो स्थान है वो परिवर्तित करके और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र थे उनमें चले गए। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में ये लोग दोबारा चले गए, इन देशों से व्यापार करने लगे। तो इन्होंने इंडिया को जल्दी खाली कर दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो एक पावर हमारे देश में आ रही है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज।
तो अंग्रेज हमारे भारत में जब आए तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1599। तो 1599 ईस्वी में एक कंपनी इन्होंने स्थापित की थी, और इसको कहीं कहीं आप लोग 1600 ईस्वी भी पढ़ोगे। तो 1599 और 1600 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक आध साल का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर 1600 ईस्वी में पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हो गई थी, बन गई थी। एंड वाज गिवन द रॉयल चार्टर बाय द क्वीन एलिजाबेथ इन द 16, देखिए मैं जो बता रहा था वही आ गया, 1600 ट्रेड इन द ईस्ट। तो 1600 ईस्वी में इन्होंने पूरी कंपनी तैयार की, और कंपनी को तैयार करने के बाद इन्होंने भारत के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। और ये समय किसका था? एलिजाबेथ फर्स्ट का समय था। इसको आप लोग याद रखोगे। आगे, बॉम्बे वाज द मेड द कंपनीज मेन सेटलमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ 1668। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सूरत गुजरात वाला क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में बम्बई एक स्थान है, वहाँ पर 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके पीछे बॉम्बे लेने के पीछे रीज़न क्या था? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। बम्बई को दहेज में दिया था पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को, और बाद में अंग्रेज़ों ने उनको किराए पे दे दिया था 10 पाउंड में। तो ये क्यों दिया, कैसे दिया, ये आप इससे पहले वाले चैप्टर में देख लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। द कंपनी गॉट द लीज ऑफ मद्रास इन 1639 एंड बिल्ड द सेंट जॉर्ज इन मद्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इसको लिख भी लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मद्रास में एक, यहाँ से हम लोग देखेंगे, इन्होंने मद्रास में जब अपना अधिकार किया तो 1639 ईस्वी में इन्होंने एक सेंट फोर्ट जॉर्ज के रूप में बनाया था मद्रास में। तो आज भी मद्रास में हमें सेंट फोर्ट जॉर्ज के रूप में यहाँ पर इनकी फैक्ट्री का कुछ ढांचा हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखा है विच एक्टेड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। कोरोमंडल वाला तट जो है, यहाँ पर कोरोमंडल के ऊपर सबसे बड़ा जो इनका मुख्यालय था वो मद्रास था, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए इनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र था। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमारे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये वो समय है, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर 1600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी में ये लोग हमारे यहाँ भारत में आए थे, 1600 एडी में। उसके बाद 1947 तक हमारे भारत में रहे। 1947 तक, जब तक हम लोग स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लिए थे, तब तक ये लोग हमारे भारत में रहे थे। यहाँ से और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। एन इम्पीरियल फॉर मैन अलाउड द कंपनी टू सेट अप द परमानेंट फैक्ट्री इन द सूरत। हाँ, यस। तो 1613 में इन्होंने 1613 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? सूरत में की थी। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखोगे। और इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए सर टॉमस रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको। अभी आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। सर टॉमस रो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे यहाँ और आता है कि सबसे पहले भारत में कौन सा अंग्रेज आया था? तो सबसे पहले भारत में कौन सा अंग्रेज आया था? जॉन मिडल हॉल आया था। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से कौन अंग्रेज हमारे भारत में आया? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले हमारे भारत में आए थे, और उन्होंने ये परमिशन लेनी चाहिए कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन उस समय कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली। उसके बाद जो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे वो थे सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो अपना व्यापार करने के लिए जो परमिशन उनको लेनी थी उसमें ये सफल हो गए। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है 1613 में इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, और सर टॉमस रो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो सर टॉमस रो ने क्या किया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। इसको एक एक करके धीरे धीरे हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे देखते हैं। इन 1660 द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इन मुसलीपट्टम। उसके बाद इन्होंने मुसलीपट्टम में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। मुसलीपट्टम के बाद 1633 में इन्होंने क्या किया? ईस्ट यहाँ पर जो हरिपुर है, अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ का समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर भारत का मैप बना के देखेंगे तो यहाँ पर जो हरिपुर है, बालासोर, बालासोर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इससे पहले मैं उड़ीसा आपको बता चुका था। ये देखिए, ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा के तट पर भी इन्होंने क्या किया? अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई थीं।
और एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, उड़ीसा के ऊपर है बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं वर्तमान में, बंगाल और बिहार वाले दो क्षेत्र। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार क्यों किया, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रियाँ क्यों लगाई। वो हमारे देश में जब आते थे तो इस वाले कोस्ट से आते थे, यानी यहाँ पर अरब सागर है, ये से इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जब वो हमारे यहाँ अरब सागर से आते थे, लेकिन वो कौन कौन से रीजन हैं जो इन्होंने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया। तो बंगाल की खाड़ी में इन्होंने क्यों प्रवेश किया, बंगाल की खाड़ी में इन्होंने क्यों फैक्ट्रियाँ स्थापित की, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले अंग्रेज़ थे जो हमारे भारत में आए। देखिए वही सेम लिखा हुआ है, कैप्टन विलियम हॉकिंस स्टेड इन जहांगीर कोर्ट इन 1609 टू 1611। तो सबसे पहले अंग्रेज हमारे भारत में आए जो 1609 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रुके। तो जहांगीर के दरबार में रुकने वाले सबसे पहले अंग्रेज कौन थे, यहाँ से आपको कैप्टन विलियम हॉकिंस पता लग जाएगा। व्हाट ही फेल्ड टू गेट द किंग्स परमिशन टू इरेक्ट द फैक्ट्री एट द सूरत। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो परमिशन लेने में फेल हो गए थे कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी मिलती है, अब मैं बताता हूँ। कैप्टन हॉकिंस जब हमारे भारत में पहली बार आए थे तो उन्होंने आगरा के लाल किले में प्रवेश किया था। तो आगरा के लाल किले में उस समय एक तुलादान प्रथा हो रही थी। तुलादान प्रथा में ये होता है कि जो तराजू होता है उसके एक तरफ राजा स्वयं बैठता है और दूसरी तरफ उसके वजन के बराबर सोना चांदी और बहुत सारे कपड़े रखे जाते हैं। तो इस तरीके से सोना चांदी और सिक्के जब रखे जा रहे थे तो वो राजा के वजन के बराबर जैसे ही होते थे उनको गरीबों में बांट दिया जाता था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ये सब चीज़ देख रहे थे, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये मुग़ल जो शासक हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो उन्होंने ये बात जहांगीर से जब कहा कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं और मतलब हमारे यहाँ जो भी सामान है उसका हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, तो जहांगीर ने इसको पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटे लोग हो और हम लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग राजा हैं, आप लोग बहुत छोटे लोग हो, तो हम आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते। इसी कारण कैप्टन हॉकिंस को उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन उसके बाद जो अंग्रेज आए थे सर टॉमस रो, उन्होंने उस परमिशन को ले लिया था। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए कैप्टन मिडिल हॉल, यहाँ पर एक अंग्रेज और है कैप्टन मिडिल हॉल, ये भी आए थे 1611 ईस्वी में, और 1611 ईस्वी में इन्होंने भी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। कुछ जगह सफल हो गए थे लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारा जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाने की जो परमिशन मिली है वो सर टॉमस रो को मिली है। इससे पहले वाले हमने सेंटेंस में उसको पढ़ा था। आगे चलते हैं। इन 1717 जॉन सुलिवन, ओके, ये देखिए एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी जॉन सुलिवन के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। अभी सरमन लिखा है, सुलिवन भी कहीं आपको मिल जाएगा। तो सुलिवन कौन है, यहाँ पर ये चिकित्सक हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जॉन सरमन ऑब्टेन फरमान फ्रॉम द फरुखसियर विच गेव ए लार्ज कंसेशन टू द कंपनी। आपको मैं बात यहाँ पर बताता हूँ एक छोटी सी घटना के रूप में। ये जॉन सरमन जो है वो एक चिकित्सक हैं, यानी एक फिजिशियन है। तो एक बार क्या हुआ, फरुखसियर के पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो जब फोड़ा हो गया था फरुखसियर के पैर में, तो ये जो जॉन सरवन है जो फिजिशियन है, इन्होंने इनके फोड़े का इलाज किया और फोड़े को पूरी तरीके से सही कर दिया। इससे क्या हुआ, फरुखसियर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और खुश होने के बाद फरुखसियर ने इनको एक फरमान दे दिया था। फरमान क्या दिया था, उसमें ये बोला था कि यहाँ पर बहुत सारा कर में उनको छूट दे दी थी। कंसेशन मीन्स छूट देना, कर में उनको छूट दे दी थी। इस तरीके से जो अंग्रेज़ थे उनको यहाँ पर प्रवेश करने का मौका मिल गया था। ये बात कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। तो पश्चिम बंगाल में वो आसानी से बहुत ज़्यादा छूट लेकर व्यापार कर सकते थे। और इस चीज़ को इन्होंने इस फरमान को भारत में क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा भी कहा गया। तो एक तरीके से अंग्रेज़ों को भारत में एंट्री मिल गई और बहुत कम टैक्स देकर वो बड़ा बड़ा व्यापार कर सकते थे, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, फरुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में एक फरमान दिया गया जिसको इन्होंने मैग्ना कार्टा का नाम दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, औरंगजेब गिव द कंपनी द फरमान ऑफ 1667 टू ट्रेड द बंगाल इन 1690। देखिए औरंगजेब के समय में भी इनको एक फरमान मिला था
तो औरंगजेब ने भी इनको बहुत छूट देकर बंगाल में इनको व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, सबको पता होगा बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ जो दिल्ली राजधानी है, इससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी। अब कलकत्ता किन 3 गांव को लेकर बनाई गई है वो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा है ए फैक्ट्री वाज सेटअप एट द सुल्तानती विलेज। एक सुल्तानती विलेज का नाम आप लोग याद रखोगे। इन सुल्तानती विलेज नियर बाय द विलेज ऑफ कालीकटा एंड गोविंदपुर। गोविंदपुर, कालीकटा और सुल्तानती, ये 3 विलेज का नाम आप लोग याद रखोगे। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, सुल्तानती और ये कालीकटा और गोविंदपुर, ये 3 ऐसे विलेज हैं। इनका जब यहाँ पर फैक्ट्री को यहाँ पर व्यापार करने का मौका मिल गया तो इन तीनों गांव को मिलाकर इन्होंने एक बहुत बड़े शहर का निर्माण किया जिसको आप लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि कलकत्ता आज जिस जगह है उस जगह सिर्फ 3 गांव हुआ करते थे औरंगजेब के समय में। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। विलेज के नाम आप लोग याद रखेंगे, सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर। अब यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, इन सुल्तानती एंड नियर विलेजेस ऑफ कालीकटा एंड गोविंदपुर ग्रू द सिटी ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता सिटी का पूरी तरीके से विस्तार कर लिया गया यहीं पर, और नाउ आज हम उसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये सीधा फैक्ट्स आपको पता लग जाता है। इन 1696 द कंपनी फोर्टिफाइड द कलकत्ता फैक्ट्री इनटू द फोर्ट विलियम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम है पूरे विश्व में। तो अभी 1700 ईस्वी में, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, 1700 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में है, इसको आप लोग याद रखोगे। बाकी ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, और इस तरीके से हमने अंग्रेजों को देखा, अंग्रेज किस तरीके से हमारे भारत में आए, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद अंग्रेजों ने किस तरीके से 2 युद्ध लड़े। तो यहाँ पर हम बता देंगे आपके कौन कौन से युद्ध लड़े। वैसे उनको डिटेल से हमें पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर 2 युद्ध हो रहे हैं, एक तो बेदारा का युद्ध, बेदारा, और दूसरा जो युद्ध होगा वो होगा बांडीवास का, बांडीवास। ये 2 युद्ध हैं। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से हरा दिया था, डी से इंडिकेट कर रहा हूँ, डी मीन्स डच, डच को पूरी तरीके से हराया था। और जो बांडीवास का युद्ध था, बांडीवास के युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से हरा के भारत से बाहर निकाल दिया था। तो ये 2 युद्ध हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग डेनिस के बारे में। तो डेनिस कौन थे? इससे पहले हम लोग बता चुके हैं, जो डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क के जो निवासी थे उनको हम लोग डेनिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द 1616। तो 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दे एस्टेब्लिश द सेटलमेंट इन द सेरामपुर, बंगाल। इन्होंने भी सबसे पहले बंगाल पे ही अपना अधिकार करना स्टार्ट किया था। तो बंगाल पे अधिकार क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लोग बंगाल पे, जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, ये बंगाल पे अधिकार अपना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल उस समय बहुत बड़ा एक क्षेत्र था, और बंगाल में सबसे बड़ी जो नदी है गंगा नदी, वो बहती है। गंगा नदी जब बहती है तो यहाँ पर गंगा नदी में और बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो नदियों का जो एरिया होता है, नदियाँ जहाँ से बहती हैं वहाँ पर हमें दोमट मिट्टी बहुत मिलती है। दोमट मीन्स उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे गेहूँ, चावल और बहुत सारी फसलें यहाँ पर होती हैं। जब फसलें ज़्यादा होंगी, खाद्यान्न ज़्यादा होगा, तो यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, यहाँ से ज़्यादा टैक्स मिलता रहता है। इसीलिए जितने भी लोग आ रहे हैं वो सबसे बड़े प्रदेश पे अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ये फैक्ट है। कलकत्ता में सारे लोग अटैक क्यों कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ क्यों स्थापित कर रहे हैं, इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। दे एस्टेब्लिश द सेटलमेंट इन द सेरामपुर, बंगाल एंड त्रावणकोर। ओके, त्रावणकोर तमिलनाडु में है, और उसके बाद बंगाल और तमिलनाडु में इन 2 जगह जो फैक्ट्रियां स्थापित की हैं डेनिस लोगों ने। और आपको बता दूं, डेनिस लोग हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं रुके, उन्होंने थोड़े समय तक यहाँ पर बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर चले गए, श्रीलंका और इंडोनेशिया की तरफ।
तो इस तरीके से डेनिश लोगों ने ज़्यादा हमारे भारत में समय नहीं स्पेंड किया था। तो डेनिश सोल्ड देयर सेटलमेंट इन द इंग्लिश। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई इंग्लिश यहाँ पर अंग्रेज़ लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं जो वो इंडिया से हटाकर बाहर वाले देशों में बनाना शुरू कर दी थी। तो डेनिश का हमें ज़्यादा प्रभाव हमारे भारत पर नहीं देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंच। तो फ्रेंच का मतलब फ्रांस देश है, और दोस्तों फ्रांस एक ऐसा देश है जो सबसे बाद में हमारे भारत में आया था, और सबसे बाद में हमारे भारत में आया, काफ़ी समय तक यहाँ पर रुका, और ये फ्रांस के वो लोग थे जो सबसे बाद में अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करने के बाद बाहर जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं ये कैसे आए। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इन द 1664। तो 1664 मीन्स, यहाँ से देख लेते हैं, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की थी, और एट द इंस्टेंस ऑफ द मिनिस्टर का, अच्छा कॉलवर्ट, ठीक है, उस समय जो फ्रांस के मिनिस्टर थे वो कॉलवर्ट उनका नाम था। ये कॉल सी बड़े से बनेगा, कॉलवर्ट। इन द रीजन ऑफ द लुइस, ये एक बार क्वेश्चन आया था, तो लुइस 15। तो आप यहाँ से समझिए, ये एक्स को हम लोग 10 कहते हैं, और इसके बाद ये 4, तो ये 14वां यानी 14। तो ये लुई 14 जो थे, इनके समय में फ्रांसीसी लोग हमारे भारत में आए थे। इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन से सम्राट थे जिनके समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी। तो आपको आई थिंक यहाँ से पता लग गया होगा। तो लुई और 14वें थे वो। आगे चलते हैं, और कभी कभी इनके मिनिस्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो कॉलवर्ट को थोड़ा सा यहाँ से सही से लिखना पड़ेगा, CALL कॉल VERT, कॉलवर्ट, ठीक है। ये नाम आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे चलते हैं दोस्तों। द फाउंडेशन ऑफ पांडिचेरी वाज प्लेड इन 1673। तो इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी से अपनी नींव डाली। पांडिचेरी दोस्तों यहाँ से बता देता हूँ, हमारे यहाँ 1947 ईस्वी तक पांडिचेरी में फ्रांसीसी रहे थे। मैंने बोला सबसे ज़्यादा समय दो देशों ने निकाला हमारे यहाँ, एक तो फ्रांस के लोग और दूसरा अंग्रेज़ों ने। तो 1947 तक भी हम देखते हैं कि हमारी आज़ादी के पहले तक फ्रांसीसी लोग पांडिचेरी में रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टरवर्ड्स द बिकम द इट्स कैपिटल। अभी पांडिचेरी को इन्होंने पूरी तरीके से अपनी कैपिटल डेवलप कर लिया था फ्रेंच लोगों ने। उसके बाद बिकम इट्स कैपिटल, इन्होंने कैपिटल बनाया। दे आल्सो डेवलप द फैक्ट्री ऑफ चंद्रनगर। तो चंद्रनगर उस समय पांडिचेरी के आसपास वाला ही क्षेत्र था, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। तो पांडिचेरी के आसपास में ही हमें फ्रेंच का जो पूरा फैक्ट्री का सेटअप है वो दिखाई देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत इन 1668 एट मुसलीपट्टम। ओके, तो इन्होंने क्या किया, सूरत में अपनी जो फैक्ट्री है वो 1668 ईस्वी में बनाई, और उसके बाद मुसलीपट्टम में 1669 ईस्वी में बनाई थी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अभी डेट नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, डेट आप लोग मत याद रखिए, लेकिन ये प्लेस आप लोग याद रखोगे। तो प्लेस याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। तो फैक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। द फ्रेंच कंपनी वाज क्रिएटेड। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि बाद में क्या हुआ, फ्रेंच जो कंपनी थी उन्होंने भी अपने यहाँ पर सत्ता स्थापित की, और सत्ता स्थापित करने के बाद धीरे धीरे जो यहाँ के स्थानीय शासक थे, जैसे यहाँ से आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा भारत का मैप बना के, एक बार हमें भारत का मैप बनाना सीखना पड़ेगा। तो एक तो फ्रेंच लोगों ने और दूसरा इंग्लिश लोगों ने। अभी फ्रेंच लोगों ने भी क्या किया, भारत में जो भी क्षेत्रीय राजवंश थे, जैसे नवाब, निजाम, राजा, शासक, जितने भी लोग थे, उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं उन पे हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से इंग्लैंड वाले लोगों ने क्या किया, ये भी एक दूसरे राजा को आपस में भड़काते थे, आपस में लड़ाते थे। तो आपने सुना ही होगा, इंग्लैंड की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो इस तरीके से जब ये लोग आपस में इंटरफेयर करने लगे, राजाओं के बीच में हस्तक्षेप करने लगे, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम था, उसमें इन दोनों ने जब हस्तक्षेप किया, इंग्लैंड और फ्रांस ने, उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कई सारे युद्ध। तो दोस्तों इससे आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं तक रहेगा। आज हमने क्या किया, एक बार समरी हम लोग समझ लेते हैं। हमने इससे पहले, सबसे पहले वाले लेक्चर में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डेनमार्क के बारे में, फिर डचों के बारे में पढ़ा, हॉलैंड के लोग थे,
पुर्तगाली डच, फिर हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा पूरी तरीके से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा इंग्लैंड, पुर्तगाली डच इंग्लैंड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेनमार्क के बारे में, डी से इंडिकेट कर रहा हूँ, DAN लिख देता हूँ, डेनमार्क। फिर हमने पढ़ा फ्रांसीसियो के बारे में। दोस्तों ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट देश थे, इनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बता के अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों किस तरीके से इंग्लैंड के लोग जब भारत में आ रहे हैं तो वो किस तरीके से अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। इंग्लैंड के लोगों का कभी उद्देश्य नहीं था कि भारत पर शासन किया जाए, लेकिन इंग्लैंड के जो लोग थे इन्होंने जो स्थानीय राजा थे उनके कार्यों में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप कर लिया तो हमें बहुत सारा यहाँ पर युद्ध देखने को मिलते हैं। और युद्ध देखने के बाद इन्होंने क्या किया, पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था भारत का वो पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। जैसे इन्होंने जब बड़े बड़े राज्यों को जीतना स्टार्ट किया, जैसे कर्नाटक में युद्ध हुए, कर्नाटक मैसूर अपने राज्य में मिलाया। उसके बाद हमने देखा हैदराबाद के निजामों से युद्ध हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कलकत्ता में जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, उनसे युद्ध हुआ। उसके बाद पंजाब में जो शासक थे रणजीत सिंह, उनसे युद्ध हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने भारत को चारों तरफ से जब युद्ध लड़के उन्होंने भारत पे पूरा तरीके से जब होल्डअप कर लिया, कब्जा कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरी व्यवस्था यहाँ पर स्थापित कर ली। और उस व्यवस्था के अनुसार हमारे भारत में 1600 से लेकर 1947 तक राज्य किया। तो आप समझ सकते हैं 350 से ज़्यादा सालों तक यहाँ पर इन्होंने अपना शासन किया है। तो ये सब इनका जो शासन है वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के ही लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक समरी थी जो हमने आज यहाँ पर पढ़ी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।